mushrooms in the Himalayas. Right, let's go straight across to our friend, after a long time, Mr. Kishore Tiwari. Kishore Tiwari ji, namaskar. नमस्कार राजू जी, नमस्कार। How are you, sir? Sir, how are you? How are you? अरे वही ठीक चल रहा है, अभी तो अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, संजय सिंह जी बाहर आ गए सर। संजय सिंह जी अभी अभी बाहर है, मैंने देखा। सभी आ जाएंगे, क्या है? देखा, मैं वीडियो देखा सर। आप जबरदस्ती ऐसा ही बना दोगे। अब संजय सिंह का मामला कैसा था कि 2 करोड़ रुपए लिए, और आरोप किसने लगाया? आरोप लगाने वाले ने क्या कहा कि इसके आदमी को मेरे आदमी ने दिए। अब वो मेरे आदमी को पूछा नहीं, उसके आदमी को पूछा नहीं। अब ऐसा हो गया कि सुना सुनाई में एक आदमी 6 महीने रही है। उधर वो हमारा मनीष सिसोदिया सुने सुनाई में 13-14 महीना रह लिया। अभी केजरीवाल का भी एक क्लासिक केस हो गया। केजरीवाल का केस आप देखते तो एक क्लासिक केस है कि केजरीवाल जी का आज भी ईडीबी ने बताया कि भाई केजरीवाल जी का तो कहीं कोई रोल नहीं है जी, लेकिन पैसे के ट्रांजैक्शन में रोल नहीं है, लेकिन मटेरियलाइज करने में है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में एक्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग होना चाहिए जी। करप्शन में फिजिकल करप्शन होना चाहिए। अब साला कानूनी बड़ा वो है, उस पर इस्टेब्लिश सब कुछ है, लेकिन पीएमएलए कानून के अंदर आप लोगों को अरेस्ट करके रख सकते हो और कोर्ट को बता सकते हो कि हमारे पास बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। तो ठीक है, इनको प्रताड़ना सहन करनी थी कि उन्होंने। अब बहुत सारे लोग जेल में रह लेते हैं और कानून में प्रोविजन ऐसी है कि एक्यूज हैज टू प्रूव दी गिल्ट। Accused have to prove their innocence. उसको प्रूव करना है। Sir, accused have to prove their innocence. They are guilty till proven innocent. Yes, sir. They've turned the law upside down. देखो, नेचुरल जस्टिस तो डिनाई हो रहा है। अभी कोई सुनी सुनाई बातों के अंदर वो भी अप्रूवर बताए। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, वो महारैली हुई उस दिन और महारैली का जो मौसम बना, और मैं अभी चुनावी माहौल है तो खेड़े पाड़े घूमता हूँ, ग्रामीण इलाकों में भी घूमता हूँ। इतने रिमोट इसमें मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सामान्य लोगों को भी एक ध्यान में आ जाता है। और मैंने राजू जी लोगों को बोलते हुए सुना। तो यार पॉलिटिकली तो बहुत गेंद का जा रहे, कौन अपने अरविंद केजरीवाल वाले, और उनको दबाने का जो प्रयत्न हो रहा उससे वो उभर के आएंगे। ऊपर से कांग्रेस ने, मैंने आपको बहुत पहले बोला था, कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि रीजनल पार्टीज को उनकी स्पेस देंगे। उन्होंने जैसा ममता दीदी को बोला कि गो अहेड, आपको अलायंस नहीं करना है आप चले जाइए, कर लो। पंजाब में आपको बोला आप अलायंस नहीं करना चाहते, यू गो अहेड। और बिहार में तो तेजस्वी ने उनको अच्छी सीट दी। उत्तर प्रदेश में एक बैठक में सब सेटल हो गया। महाराष्ट्र के अंदर 21 सीटें हमें दी है, यानी उद्धव जी के पार्टी को, और खुद 18-19 सीटों पे लड़ रहे हैं। बची हुई सीटें शरद पवार जी लड़ रहे हैं। तो अभी तिवारी साहब, हाउ इज द विदर्भ एरिया? आप तो पूरे विदर्भ तो गली गली, तो हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज मायावती whenever she has field candidates, बीजेपी wins. अभी मायावती जी भी है, प्रकाश अंबेडकर जी भी फील्ड करेंगे कैंडिडेट्स. Now this is going to be a game changer where BJP is concerned, because you know the pulse of Vidarbha. Tiwari साहब, so do you think Mayawati fielding candidates, Prakash Ambedkar fielding candidates will give a clean seat for the BJP where Vidarbha is concerned? Tiwari साहब, the issue is which candidate of which caste the BSP and Prakash Ambedkar has opted. In fact, Prakash Ambedkar is not helping BJP, he is helping Mahavikas Aghadi. And the signals are very bad. I have been to the election campaign nomination of the Chandrapur candidate and the nomination of Yavatmal candidate.
sir, people response is tremendous. I think the days of the Congress are coming back in Vidarbha. It is certain. And Uddhav ji is not contesting more seats, only 2 seats he is contesting. So I think clean sweep for Mahavikas Agadi is certain. Because Mahayuti is the misplaced. The sitting member of parliament are denied the tickets, like Kripal Tumane, Bhavanatai Gauli, then Hemant Patil. So this is the thing which is dangerous to the party. I am telling you, the cotton growers area, जी जो कपास उगाने वाला एरिया है, जी। वो 22 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और कपास उगाने वाले एक तो पाटील समाज बहुत बड़ा है, बाद में पेरकी समाज, बंजारा समाज है, माली है, ये सब ओबीसी के बहुजन समाज के लोग हैं। ये सब नाराज चल रहे हैं और मौसम ऐसा बना है अभी कि बीजेपी के अच्छे दिन नहीं है। अभी क्या होता मालूम नहीं कि, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को एक ऐसे सीटें मिलेगी 15 से 17 के बीच में कि वो अपनी शक्ति सफल बताएंगे और कांग्रेस भी अपना बेस पहली बार इस्टेब्लिश करने को जा रही है। इतना क्या कल का मैं देखता हूं अमर कावले बोलकर वर्धा में खुद शरद पवार फॉर्म भरने को आए और जो क्राउड पुल किया भैया उन्होंने 50 हजार 60 हजार 1 लाख लोग फॉर्म भरने को आ रहे और लोग ही चुनाव लड़ रहे। नेता लोग कुछ भी गद्दारी करे, वोट कटवा पार्टी वाले भी नेता कुछ भी करे, लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और पोलराइजेशन ऐसा तगड़ा है कि ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम ये बीजेपी के खिलाफ चले गए। उसके कारण भी है और ऐसा कहीं दिखता नहीं मुझे। राजू जी, मैं घूम रहा हूं तो मुझे मोदी फैक्टर कहीं दिखता नहीं। तो सर ये 400 पार का क्या मसला क्या है? ये बार बार हर चैनल भी बोल रहा है 400 पार, हर एक कोई बोल रहा है इस बार 400 पार। ये क्या है? मतलब ये लोगों को ये एक्लेमेटाइज करने की एक तरीका है कि अगर असल में 400 पार आ गई तो कोई उसको मतलब उस पर सवालिया निशान ना उठाए, कहीं ऐसा तो नहीं? सर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी को टारगेट 270 था, सिर्फ 72 का टारगेट था, फिर टारगेट 300 किया था, फिर टारगेट 400 किया। मोदी जी अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट लोगों में जो अनरेस्ट है वो बताया नहीं जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत है। अब ये बोलते कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, ये कहते कि हमारी इकोनॉमी क्या ट्रिलियन बोलते हैं, वो भी हो गई जी। और लेकिन ये परकुलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देश की संपत्ति तो बढ़ रही है लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ जा रही है। और लेकिन यहाँ पर किशोर तिवारी जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टॉपिंग यू इन मिड फ्लो फॉर जस्ट वन स्मॉल लिटिल पॉइंट। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि दी एक्चुअल नंबर्स, जीडीपी नंबर्स जो हैं, जो एक्चुअल नंबर्स हैं, अगर आप डेट जो है वो 2010 की लगाएं, 2010 की अगर आप बेस ईयर लें, या चलिए आप 2012 की भी अगर आप बेस ईयर ले लेते हैं, सो एक्चुअल नंबर्स आर अराउंड 4.2%, not the 7.6% or 8% that the government is talking about. And he also says that unemployment has never been as high as it is now in India since 1947. अब आप बोलें सर, किशोर तिवारी। एक तो आबादी बहुत बढ़ गई है जी, दुरुस्त बात, और मनी फ्लो बड़ा भी है, करेंसी भी बहुत बड़ी है जी। और कैसा है, कोई वियतनाम वगैरह जिस कंडीशन में जा रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया की करेंसी है, उस प्रकार के लोगों को थैली में नोटें लेके जानी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। मैं बता रहा हूं कि एक रेगुलर ग्रोथ इंडिया की हो रही है, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉब्लम बहुत बड़े 10 साल में। इसका मतलब है
बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने पैकेजेस दे दे के जिंदा रखा। हाँ, इसका मतलब था कि बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा डोलड्रम में थी। रघुराम राजन जो बार बार कहते हैं या सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, उसमें बुनियादी बात है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है या फैब्रिक जो है वो फट गया है और टूट गया है। तो इससे क्या होता है कि कभी भी कोलैप्स हो सकती है। लेकिन भारत एक कंजर्वेटिव देश है। भारत के लोग अय्याशी में ज़्यादा डूबे नहीं है, नाइट लाइफ वगैरह पूरी पर्कुलेट नहीं हुई है, नहीं तो दुनिया के उन देशों में ये चले जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने कोई प्रयत्न किए नहीं है और खराब है ऐसा ज़्यादा। लेकिन मोदी जी बातें बहुत करते थे। मोदी जी ने जो कुछ बोला, जैसे घर पक्के मकान सबको दूंगा 22 तक, नहीं गए। किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। अब आमदनी दुगनी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसानों को उनकी फसलों की कीमत मिलनी चाहिए। पीने के पानी की बात की थी तो हर घर में पीने का पानी नल से आएगा। अब मोदी जी कहीं उतर के जाए किसी देहात में और जाके देखे कि नल से पानी आ रहा है क्या। अब मैं क्या बताऊं उनको। वो कहते हैं कि रोजगार के बारे में वो झूठा नहीं बोल पाए। रोजगार के बारे में, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर जनरेट करना तो ये 20 करोड़ के आसपास चले जाता ना। और 20 करोड़ रोजगार पैदा करना तो मोदी जी को कोई इस बातों को लिए सबूत देने की जरूरत नहीं थी। अब 400 पार को कोई सीरियसली ले नहीं रहा ना। कैसा है कि महाराष्ट्र के अंदर जी 20 सीटें अपोजिशन को जा सकती है अगर आंधी अपोजिशन के यूनिटी ऑफ इंडेक्स के वजह से। और यानी मैं प्रकाश आंबेडकर को भी जो 1 सीट अकोला की आ रही है उसको भी गिन रहा हूं। उद्धव ठाकरे के पीछे बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज जो आया है, तो उद्धव ठाकरे ये कांग्रेस को असेट बन गए हैं भैया, और लायबिलिटी नहीं है, असेट बन गए। और उद्धव ठाकरे मैं देख रहा हूं पिछले 2 महीने से तो जमीन पे है ही नहीं। ये देहात वो देहात, इधर मीटिंग उधर मीटिंग। उसने अपनी 21 सीटों पर पूरा कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं और कांग्रेस के सीटों पे भी जाके प्रचार कर रहे हैं। और उसके हमारे शिवसैनिक जो है, क्योंकि शिवसेना में क्या हुआ, जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ गए थे उनके साथ जो अभी बर्ताव हो रहा है, हाँ, उनके टिकटें काटी जा रही है। वहां बीजेपी कांग्रेस से विधायक को लेके, जैसे नागपुर ग्रामीण में किया, कृपाल तिवाने को बिठा दिया गया। हेमंत गोडसे की हालत बहुत पतली है, यहाँ तो हेमंत पाटिल को टिकट देके कैंसल कर दिया गया। भावनाताई गवली की टिकट काट दी गई। 5 लोग तो बीजेपी के बोलने से बदल दिए गए। अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को उम्मीदवार दिए 4 जगह। यानी एकनाथ शिंदे इतने मार्जिनाइज हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे के बेटे के लिए वहां पर रविंद्र ने अपना पूरा खोल के रखा है, एक युद्ध छेड़ दिया है उसको। कल्याण डोंबिवली चल नहीं रही है। ठाना में बीजेपी अपना अस्तित्व छोड़ना नहीं चाहता। ये सब चीजें महायुति में इतना संघर्ष। अब अजीत पवार अपनी सुविध पत्नी को वहां खड़े करे जी, और वो भी शरद पवार के बेटी के खिलाफ। तो शरद पवार जी अगर एक बार भी बोल दे कि भाई मेरी अंतिम इच्छा है, तो सब मामला रफा दफा हो जाएगा। शरद पवार जी के प्रति जितनी सहानुभूति है, हाँ, उसका गेन कांग्रेस और शिवसेना को होगा। उद्धव जी स्टैब्लिश होने को जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। शायद अनडिस्प्यूटेड वो चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर 130 या 140 सीटें भी लेती है और तेजस्वी यादव अपना परफॉर्मेंस 30 तक ले जाते हैं, महाराष्ट्र से हम 25-30 ले जाते हैं, दीदी उनके 10 सीटें कम कर देती है, मध्य प्रदेश से 5, राजस्थान से 6 सीटें कम होने को जा रही है, छत्तीसगढ़ से कुछ
मुझे जो मिले हैं अभी आसार उसमें 3 सीटें दिख रही है अभी, लेकिन झारखंड में सुपड़ा साफ है मोदी जी का सुपड़ा साफ तेलंगाना में भी हो रहा है, कर्नाटक के अंदर 50-50 हो चुके हैं, और केरला में थे ही नहीं, तमिलनाडु में मोदी जी कहाँ समुंदर में कहाँ जाके क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन 303 में से 140 सीटें सीधी सीधी कम हो रही है। तो 140 सीटें कम होना यानी अपोजिशन के पास 240-42 सीटें आ जाना है। कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 160 या 170 के ऊपर नहीं मिलेगी, जो आप एनालिसिस दे रहे हैं इसका मतलब 170 के ऊपर नहीं जाने वाली। नहीं, उनका एनालिसिस अभी 182 है, और 182 उनको प्रॉब्लम क्या हुआ, गठबंधन वाली सरकारें जहां बनाई ना जी, तो बहुत सारी सीटें देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में भी अब इतनी सीटें दे देना है जिसमें उनका खुद का रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट बताता है, भानाताई गैली का बिल्कुल निगेटिव रिपोर्ट है, तमाने जी का निगेटिव रिपोर्ट है, हेमंत पाटिल के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी है, हेमंत गोडसे के खिलाफ एकदम जंग छेड़ दी है। अरे आपने इनको लिया था तो ये सिटिंग एमपीज है ना, 4-4 बार के 5-5 के, तो आप कर क्या रहे हो? तिवारी साहब थोड़ा एनालिसिस कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र का देखोगे। पश्चिम महाराष्ट्र पहली बार पवार साहब, शरद पवार साहब, he used to always say that बारामती I don't go at the time of elections, बट क्या पवार साहब मजबूर हो गए वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैंपेन करके स्थिति को सुधारने के लिए? और कोंकण में जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ठाणे, उदय सामंत, नारायण राणे, फिर अलग अलग जो दीपक केसरकर, तो डू यू थिंक दिस बिग लीडर्स द बीजेपी हैज एबल टू डिस्टेबलाइज और थोड़ा टेंशन क्रिएट कर सकते थे कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में? बिकॉज ये आपका भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है कोंकण, वे उद्धव ठाकरे जी इज कंसर्न, कोंकण, ठाणे, मुंबई. You think that all these leaders can create some kind of disturbances where Uddhav Thackeray ji and Sharad Pawar is concerned? देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, महायुति के अंदर कोंकण में विवाद चल रहा है, पश्चिम महाराष्ट्र में भी विवाद किया है उन्होंने, उनके इंटरनल विवाद ही उनको लेके डूबेंगे। शरद पवार जी ने चैलेंज बोल के लिया हुआ है, शरद पवार जी, और अभी देखो ना आप, नारायण राणे को एकोमोडेट करना डिफिकल्ट है, केसरकर को डिफिकल्ट है, उदय सामंत की जगह पर भी वो कहते कि आप नहीं लड़ेंगे, वहां बीजेपी लड़ेगी। ये लोगों क्या बीजेपी के शतरंजियां उठाने के लिए थोड़ी गए और बीजेपी को जिताने के लिए थोड़ी गए। बीजेपी ने रीजनल पार्टियों को तोड़ा और रीजनल पार्टियों को लोकसभा में ही उनकी जगह बता दिया, नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया। अब विधानसभा में मुझे लगता नहीं कि ये गठबंधन टिक पाएगा इनका, और ये लोग अपने कर्मों से जा रहे हैं ना, इनको क्या करना है, ये अपने कर्मों से जा रहे। दीपक केसरकर एक नगरपालिका के आदमी है, उदय सामंत भी अपॉर्चुनिटीज बोल के आए हुए हैं, राणे तो अपने जगह पर अपनी बातों से ही माहिर है, राणे का बच्चा राणे की कसर पूरी कर देता है। ऊपर से हुआ क्या है कि एक उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति है। शरद पवार जी को तो उनका घर तोड़ने के वजह से लोग आहत है। शरद पवार जी के इन दिनों में इस प्रकार के हालात निर्माण किए गए हैं। अभी कल दूसरे टर्म के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और उम्मीदवार तय नहीं हुए, तीसरे टर्म के भी नहीं तय हो रहे, चौथे के भी वही बांधे हैं। अब कैसा होगा? हमारे विवाद थे, सांगली में क्रिएट हुआ था, बंबई का उत्तर दक्षिण का था, अब कैसा करेंगे? अब वो निरुपम जी ने क्या किया? निरुपम जी ने हमारी बहुत आलोचना की, और आखिर में तो विवश हो गए। अरे जब वहां पर आज उन्होंने गोविंदा को पार्टी में लिया, संजय निरुपम कल जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पार्टी में, लेकिन वो बोलते हैं हमको मराठी मानुस चाहिए, फिर मराठी मानुस के लिए रविंद्र वायकर को सामने कर रहे हैं। यानी चल क्या रहा है? आपको मराठी मानुस चाहिए था करके तो अमोल कीर्तिकर को उन्होंने रखा, और गजानन कीर्तिकर ये खुद लड़ लेते तो और कुछ कॉम्प्लिकेशन हमने क्रिएट किया हो जाता था।
कि गजानन कीर्तिकर स्पष्ट बोला कि मैं मेरे बेटे के खिलाफ लड़ूंगा नहीं, और नाराजगी थी, दरबारी लोगों के प्रति नाराजगी तो है, कम्युनिकेबल लीडरशिप नहीं है, इस पे नाराजगी रह सकती, लेकिन संजय निरुपम ने बदली हुई परिस्थिति में शिवसेना का विरोध जो 2.5 साल से किया, बुरी तरह किया, 5 साल ही किया ना, जब से उद्धव जी को कांग्रेस ने सपोर्ट कर कर सीएम बनाया, तब से संजय निरुपम आहत थे, और फिर संजय निरुपम ने अपनी आहत कई बार निकाली, लेकिन आज कांग्रेस ने उनको डिसोन किया ना, उनको स्टार प्रचारक से हटा दिया गया है। हाँ, कल वो पार्टी छोड़ने के पहले ही उनको निकाल भी देंगे, लेकिन ये सब टाला जा सकता था। तिवारी साहब, मराठवाड़ा, हाउ डू यू सी मराठवाड़ा? बीजेपी हैड लास्ट four लोकसभा सीट्स और यू हैड 3 लोकसभा सीट्स। आज के तारीख में बीजेपी हैज गॉट अशोक चौहान आल्सो विद देम, तो डू यू थिंक अशोक चौहान विल बी अ मेजर फैक्टर for BJP take over all the seats in Marathwada? How do you see this Ashok Chauhan coming in? किस प्रकार से देखते हो तिवारी साहब आप? नहीं, अशोक चौहान को तो प्रचार करना मुश्किल हो गया है। अशोक चौहान के बारे में कैसा हुआ कि अशोक चौहान ईडी के डर से चले गए, सोनिया जी के पास रोकर बताया, क्योंकि सोनिया जी ने उनको सीएम बनाया था। उनको हरदम अच्छे पोर्टफोलियो दिए, और पिछले 14 के चुनाव में वही चुन के आए थे राजू सातो, और वो कैसी भी एक कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, और स्ट्रांग वहां पर बीजेपी का प्रचार शंकरराव चौहान का बेटा करे, ये लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा, और मैं नहीं चाहता कि अशोक चौहान और ह्यूमिलेट हो, क्योंकि गाड़ी के कांच फोड़ना, ये फोड़ना, वो फोड़ना, ज्यादा की बातें हो रही है। तो चुनाव में मराठवाड़ा और विदर्भ और पश्चिम म्हणजे नॉर्थ महाराष्ट्र, जिसको खानदेश और उत्तर महाराष्ट्र कहते हैं, इस पोर्शन के अंदर सोयाबीन और कपास उगाने वाले किसानों की संख्या 90% के ऊपर है जी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये लोग टूट गए हैं। तो ये लोगों का आक्रोश अब झेलना पड़ेगा, और अशोक चौहान भी उसमें आ चुके हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों से क्या हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे का फ्लो हुआ नहीं। इन्वेस्टमेंट जो बोल रहे थे वो इन्वेस्टमेंट हुए नहीं, आप समझ लो मेरी बात। इन्वेस्टमेंट कहाँ है, मुझे बताइए आप। इन्वेस्टमेंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए नहीं, उसके वजह से क्या होता है कि रिजल्ट दिखते नहीं ना, और बीजेपी ने पैसे का खेल कर दिया है। इतने महंगे चुनाव है, लोग भी सब देख रहे हैं। लोग को मैं पूछता हूं कि अब की बार 40 पार तो 400 पार, तो वो बोलते हैं अब की बार 30 पार। अब ये चलने लगा है ना स्लोगन, लोगों ने उठा लिया है चुनाव। नेता लोग कुछ भी करे, अगर कांग्रेस के नेता भी बीजेपी का प्रचार करने को निकल जाए तो मुझे लगता मार खाने के दिन आएंगे उनके। तो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को इजी टास्क नहीं है, इजी टास्क। तिवारी साहब, खानदेश आप बोल रहे थे, खानदेश में बीजेपी हैज स्कोर्ड मैग्निफिसेंटली लास्ट लोकसभा इलेक्शंस। 6 में से 5 सीट बीजेपी के हैं। नाउ हाउ डू यू थिंक वहां रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज दैट सीम्स टू बी अ स्ट्रांग होल्ड ऑफ बीजेपी। तिवारी साहब, हाउ डू यू सी थिंग्स चेंजिंग देयर? अभी आज बीजेपी का एमपी शिवसेना में आ गया। एकनाथ शिंदे पिछले वक्त साथ में थे, एकनाथ खड़से पिछले वक्त साथ में थे, अभी एकनाथ खड़से खुलकर हमारे साथी है, हमारे एमएलसी है। और इलेक्शन जब टफ होते तो पूरी महाराष्ट्र की लैंग्वेज एक होती, और महाराष्ट्र की लैंग्वेज नहीं होती, पूरे भारत की लैंग्वेज होती। ये आपको क्वांटम ट्रांसमिशन थ्योरी जो है वो चलते रहती है। लोग ब्रह्मांड की कल्पना इसीलिए करते ना। तो मैं अगर जो विचार कर रहा हूं वही विचार भारत में सब कर रहे हैं। तो आज की पोजीशन में लोग दुविधा में हैं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। लोगों ने डिसाइड कर लिया है और होकल हो गए हैं, ये भी मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन मुझे ग्रामीण लोगों में ये देखा मैंने कि वो थोड़े होकल होकर कह रहे कि इस बार हम मोदी को वोट नहीं देंगे।
लेकिन किशोर तिवारी जी, जो जो चीज़ आपने अशोक चौहान साहब के बारे में कही कि उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, वही चीज़ देखा गया गाज़ियाबाद में, वही चीज़ देखी गई गाज़ियाबाद में। वीके सिंह साहब की जगह पर जो अतुल गर्ग साहब को टिकट दी गई है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और गाज़ियाबाद के सट के ही एक आगे जाकर के कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से संजय बालियान साहब खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। तो ये छुटपुट घटनाएं हैं, ये स्पॉन्सर्ड घटनाएं आपको लगता है, या लोगों का खुद का रोष भड़क रहा है, क्या है ये? नहीं, ये 2004 का एप्लीकेशन या 9 का रिपीट होने को जा रहा है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव बिहार में, अखिलेश यादव यूपी में, टीएमसी बंगाल में और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, ये उभर के आने वाले लोग हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी आएंगे। और ये लोग उभर के आने के लिए एक ही चांस है कि कांग्रेस ने अपने ट्रेडिशनल वोट जो है वो इनको देने के लिए स्पेस दी है। जैसे महाराष्ट्र में 21 सीटें देना कांग्रेस ने कम लेना, वैसे तेजस्वी के लिए छोड़ देना, अखिलेश के लिए छोड़ देना, टीएमसी के लिए पूरे सीटें छोड़ना। देखिए क्या है कि कांग्रेस ने बहुत अंडरस्टैंडिंग से काम किया है। कांग्रेस का अगर फिर से पुनर्स्थापना होती है तो वो रीजनल पार्टियों के लंबे अलायंस के वजह से भी होती है, और रीजनल पार्टियों का भी अस्तित्व बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास जो रीजनल पार्टियां है उसमें नीतीश कुमार तो बराबर कर सके, लेकिन महाराष्ट्र के रीजनल पार्टियों की बहुत हालत पतली की उन्होंने। तो गद्दारों की हालत पतली होती है तो लोग भी आनंदित होते हैं, लेकिन चुनाव अभी 10-15 दिन पे आ जा रहे हैं और अभी भी आपका साला झगड़े करते बैठे हो, तो और कितने दिन चलेंगे। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे इस चुनाव के बाद राजनीति में बहुत मार्जिनाइज हो जाएंगे। अजीत पवार बहुत दिन से डिजर्व करते थे कि उनको लोग घर बिठा दे। इस वक्त उनकी बड़ी बड़ी बातों से वो घर बैठ जाएंगे। उनके बोलने का ढंग, 40 साल से कांग्रेस वाले कह रहे थे कि यह आदमी बहुत भद्दा है। अब पहली बार वो बाहर करके बीजेपी के साथ गए और बड़े बड़े संयम के साथ उन्होंने बोला है कि भाई लोकसभा में तुम लड़ लो, मैं विधानसभा में लड़ूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि लोकसभा में उनको इतनी तकरारी हार मिलेगी कि वो विधानसभा में बार्गेन नहीं कर पाएंगे। बीजेपी तो चाहती थी वो हो गया। यहाँ पर किशोर तिवारी जी, भले ही अजीत दादा पवार को जो भी कह लें, जो मैं ये पहले भी मैंने पूछा था, अपने जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनसे भी पूछा था कि भाई जो एनसीपी के यानी अजीत दादा पवार के साथ जितने भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस कर रहे हैं कि क्या यार हमने शरद पवार जी का साथ इसलिए छोड़ा कि हमें सिर्फ 4 सीटें मिले लोकसभा में लड़ने के लिए। तो आपको लगता नहीं है कि ये फीलिंग आएगी लोगों में, स्पेशली एनसीपी के वर्कर्स में? सर नहीं, क्या हुआ, सारे नेशनल मीडिया में, सारे इंडिया के अंदर, फिर साउथर्न डिबेट के अंदर भी वो अजीत पवार का ही उदाहरण लिया जाता है। 70,000 करोड़ के करप्ट आदमी थे, ले लिया, उनको डिप्टी सीएम बना लिया, फिर वो प्रफुल्ल पटेल साहब को क्लीन चिट दे दी, ये हो गया वो हो गया। तो एनसीपी का करप्ट मसाला था, वो बीजेपी ने हायर परचेज पर ले लिया है। तो अब शरद पवार तो बिल्कुल साफ सतुरे हो गए। शरद पवार साफ सतुरे हो गए। शरद पवार के साथ जो कार्यकर्ता है वो बेचारे साफ सतुरे पवित्र चारित्र के हैं, और अजीत पवार के साथ जो गए हैं वो करप्ट लोगों के साथ थोड़ा बहुत छोटे करप्ट है। तो ये परसेप्शन चला गया ऐसा। अजीत पवार एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो उनके बात करने का ढंग और उनका अभी का जो बर्ताव, ये सब है ना, उनको लेके डूबेगा। और एकनाथ शिंदे का तो विक्टिमाइजेशन किया गया। अगर वो छूट निकलते नहीं बाहर, अगर उद्धव ठाकरे को डॉच नहीं करते तो वो जेल में रहते। तो अब ये तो अच्छा हुआ संजय सिंह की जमानत होने लगी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बोला कि ये केस लॉ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद पीएमएलए में बहुत सारी सुधारणा आएगी।
ईडी का न्यूसेंस या सीबीआई या आईटी का न्यूसेंस कम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि थर्ड टर्म मोदी करने को जा रहे हैं, इतना उपद्रव करने की जरूरत नहीं थी। वो सब मुझे लगता है, आज भी मोदी ने कहा कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत तो मेरी जंग चालू रहेगी। लेकिन आप करप्ट लोगों को साथ ले लेते हो, फिर मेरे अनुज है ऐसा बोलते हो, फिर उनको डिप्टी सीएम बनाते हो, फिर अमित शाह अपने ढंग से करते हैं, तो ऐसा है। Tiwari sahab, you believe the Supreme Court today is asking the right questions? संजय सिंह के बेल के बाद पूरे देश ऐसा देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द गवर्नमेंट द राइट क्वेश्चंस। वेयर इज द मनी? व्हाई सो लॉन्ग? व्हाई सो लॉन्ग? जैसे आपने कहा ना, एक डेढ़ साल का अरेस्ट किस लिए, जब ट्रेल ऑफ फंड्स, तो क्या अल्टीमेटली व्हेन यू टॉक अबाउट, जब आपने हमें आज मैं देख रहा हूं कि आपने कभी एक मोमेंट के लिए भी बीजेपी का तारीफ नहीं किया, ना मोदी साहब के ऊपर भी कुछ बोले। यू हैव बीन टोटली उद्धव जी के बारे में अच्छा, मींस यू आपका क्लियर कट दिख रहे हैं। बट हाउ डू यू सी सुप्रीम कोर्ट? इट इज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तिवारी साहब, पूछते बहुत है यार, पूछते बहुत है, लेकिन बाद में एक्शन नहीं लेते। क्या हो गया मालूम नहीं। मैं खन्ना साहब के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं चंद्रचूड़ साहब के बोला, मैं ऐश्वर्य साहब के लिए बोला, कल के भी तीनों भी जजेस के बारे में मेरे को बहुत रिगार्ड है। लेकिन मैं सिसोदिया की केस में देखा था कि ये क्या मेरे पास लेके आगे बोले थे, बाद में बेल नहीं दिया था। इसका मतलब क्या है कि कल कोर्ट ने ये अच्छा पूछा कि भाई तुम लंच के बाद हमारे पास लाके बताओ यार, ये आदमी को जेल में रख के तुम क्या करोगे। तो ईडी ने आके बोल दिया कि भाई हमको रखना ही नहीं है, तो इन्होंने बेल दे दी। लेकिन ईडी के अपोजिशन के बाद बेल नहीं मिली ना, ईडी ने बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये केसला होना चाहिए था कि आपके पास ट्रेल नहीं है, आपके पास फिजिकल ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं है, तो आप एक राज्यसभा के सांसद को जेल में कैसे रख सकते? और 6 महीने के लिए उसके परिवार से दूर रखना, उसका टॉर्चर करना, ये कैसा है? वो तो अच्छा है दिल्ली में तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, तो बेचारे गद्दे वद्दे पे सो जाते होंगे, खाने वाने को भी घर का आ जाता होगा। लेकिन परेशानी तो होती है ना, जेल तो जेल होती है। और हर आदमी बोलता है खा गया पैसे खा गया, ये अच्छा नहीं है। मोदी जी को लगता है कि सारे चारित्र संपन्न लोग उनके ही पास है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ऐसा नहीं है। मोदी जी दूसरे लोगों में भी चारित्र संपन्नता है, उनकी नीति पे भी आप भरोसा रखो। आपको लगता है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया है चुनाव का चंदा, और वो भी एक पॉलिसी चेंज करने के लिए, तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करके प्रूव कर दो ना। जेल में रखना इलेक्शन के But they don't show any documentation, sir. The problem is they just say that so and so said this, so and so said this, and so said this. And as the same Justice Sanjeev Khanna that you were talking about, who by the way happens to be the nephew of Justice H.R. Khanna, the famous Justice H.R. Khanna, वो संजीव खन्ना साहब जो हैं, उन्होंने लास्ट टाइम मनीष सिसोदिया वाले केस में पूछा था, योर केस विल नॉट स्टैंड इवन 2 minutes ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. This is what he said and denied bail. Now, what is going on here यार? बताइए ना सर, किशोर तिवारी जी. नहीं, मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं कंटेम को भी डरता नहीं हूँ। उन्होंने उसको जो बेल डिनाई की, तो वो उतने ही गिल्टी है। मैं एचआर खन्ना का भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा वाला हूँ, और फंडामेंटल राइट्स में मेरी भी बात है कि ये आप इस प्रकार से जाति नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान में नहीं हो रहा और भारत में हो रहा। पाकिस्तान में कहाँ हो रहा था? पाकिस्तान में निकाल दिया था नवाज शरीफ को। अभी मुझे बताइए, सोरेन ने लैंड में कुछ किया नहीं, एक टुकड़ा लेके आ गया लैंड का, सुबह सोरेन को लंबा करके रख दिया। अरे चीफ मिनिस्टर चुनाव के वक्त जेल में है। हमारा अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप कितने चाइल्डिश है, ये ईडी के अफसर ही अपने इसमें बताते। आज तो ईडी अफसर कह रहे थे कि यार इनका कोई पैसे के लेने देने में कोई है नहीं। मुझे समझ में नहीं आता राजीव जी, कोर्ट वाले फिर उसको तुरंत रिहा करने के आदेश क्यों नहीं दे रहे?
ये जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने वाले लोग क्या उतने ही एक्यूज नहीं है? जब फंडामेंटल राइट्स फ्रीज किए जा रहे हैं तो जुडिशरी उसका पार्ट एंड पार्सल तो नहीं है? ये इतिहास में लिखा जाएगा ना, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत के जजेस बड़ी बड़ी बातें करते थे और वड़ा पाव खाते थे। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। आपने ईडी के जातियों पे अंकुश लगाने के लिए कुछ करना चाहिए था ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, महाराष्ट्र के सुनी सुनाई बातों पर अनिल देशमुख 72-year-old man was detained for 14 months. That's right. Same is the thing with संजय राउत। वो सुबह सुबह उठकर अपनी जो प्रवचन करते थे उस प्रवचन का गुस्सा ऐसा निकाला। साला वो चाल में 4-5 प्लॉट में कुछ किया होगा तो किया होगा, लेकिन जो मेन करप्ट पर्सनैलिटी थी वो तो सब बाकी है। तो और कोर्ट के आर्डर में, छूटने के आर्डर में लिख के दिया जा रहा कि सुनी सुनाई बातों से नहीं होता बाबा। यहाँ पर तो कैश इन हैंड होना या मनी ट्रेल दिखना चाहिए। वो कहते हैं खर्च हो गया सर, अकाउंट में जाना चाहिए। वो कहते हैं मनी इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि खर्च हो गया है। अरे बाबा, खर्च होने के भी वाउचरिंग होता है और अरे खर्चे के वाउचरिंग होते हैं। खर्चा बोले तो क्या किया बताओ? जनता ने हेलीकॉप्टर से फेंका होगा तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। तो उसका वीडियो होगा, उसका वीडियो तो पंजाब के चुनाव में हेलीकॉप्टर से आप पार्टी ने पैसे का वो किया, ये खबर मैंने नहीं सुनी थी जी। राजू जी, तुम्हारे पास अपडेट हो तो मुझे बताइए। नहीं राजू जी तुम है ना, ये चैनल भी चला रहे हो, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं तुमको, ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं थी कि लोग यूट्यूब के चैनल देखने लगे और मेन टीवी के चैनल बंद करके बैठे। लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। अब इतना ना करते पना। अब तो मैंने देखा अच्छे डिबेट के वक्त जब मैं जाता हूं तो मुझे मिलता है पैनलिस्ट आए नहीं है कि बीजेपी के और यानी पैनलिस्ट को आने को भी शर्म आ रही है। यानी कब कौन सी बात निकल जाए, क्या बोले और झूठ कितना बोले। सारे सुधांशु त्रिवेदी तरीके झूठ नहीं बोल सकते या गौरव भाटिया तरीके बेहुदा बातें नहीं कर सकते। कुछ लोग बेचारे उनमें भी रैशनल है, तो वो रैशनल लोग आना ही बंद कर दिए। अब ऐसी पार्टी है कि जिसमें सारे किराए के लोग जो पुराने कांग्रेसी थे वही प्रवक्ता बने उनके। कोई आरएसएस से पढ़ा लिखा आदमी मोदी जी वाली संस्कृति में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। तो किशोर तिवारी जी, अब क्या होने क्या वाला है? आपको लगता है थर्ड टर्म फॉर मिस्टर मोदी? इट्स अ डन डील, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 330 सीटें तो कहीं नहीं कहीं। देखिए, उनका चेहरे बताते हैं। 330 वाले के चेहरे अलग रहते, 400 के अलग रहते, देश का माहौल अलग रहता, हवा बहते रहती। अभी क्या है, मोदी को जितना विरोध इंटरनली हो रहा है उतना तो बाहर से नहीं हो रहा है। मुझे एक बताइए, राम मंदिर का मुद्दा 400 पार लेके जाएगा ऐसा तुम भी बोल रहे थे, मेरे को आया वो डिबेट देखे थे मैंने। जब तुम भी वो बीजेपी वालों के साथ बोलते थे नहीं लगता तो है, लेकिन 5 दिन में बात वो हो गई, भूल गए। अभी राम मंदिर की कोई बात ही नहीं कर रहा सर, क्यों नहीं कर रहा कोई? मतलब 500 साल के बाद देश का आत्मसम्मान, हिंदुओं का आत्मसम्मान दोबारा आया बिल्कुल तो अभी कोई बात क्यों नहीं कर रहा राम मंदिर के बारे में? देखिए, बीजेपी को उसके लिए वोट दे दिया था, अब वो हो गया, 370 भी हो गया, सीएए भी हो गया, सब हो गया ना। जब हो गया तो अब काय को होना है? अब रोजी रोटी और मकान चाहिए। तो रोजी रोटी मकान के लिए वो पर्याय देख रहे हैं। अब मोदी जी के पास पर्याय नहीं। कितनी भाषण देते बाबा, कितना बोलते हो, कि तब बहनों भाइयों वगैरह कितना बोलते हो, जोर जोर के फर्राटेदार बोलते। मोदी जी के बातों पे लोगों को यकीन नहीं रह गया। ये मोदी जी को कौन बताएगा, मुझे भी नहीं मालूम। एक और चीज आई है सामने सर, मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगा। मजाकिया बात नहीं है, इसको मजाक में मत लेना। डोंट थिंक इट्स अ जोक किशोर तिवारी साहब, और मेरी हंसी पे मत जाइएगा सर। ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा करी थी 22 जनवरी 12:22 को।
तो रामलला की मूर्ति जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो राम जी अब आ गए। अब राम जी जब आ गए हैं तो इंसाफ होगा ही ना सर, क्या लगता है आपको? नहीं, वो राम डू जी यू आने थिंक से ही डू यू राम थिंक दे राज्य- मेड मिस्टेक? क्योंकि नो, क्योंकि श्री राम जो हैं वो तो इंसाफ की मूर्ति है ना सर। देखिए, जिस तरफ की फिरका परस्ती, जिस तरफ का हेटरेट, जिस तरफ की पाखंडी बातें, जिसमें सत्य नहीं है, विकास की मूर्ति, विकास, गुरु, विश्व गुरु। अब ये दुनिया में केजरीवाल के अरेस्ट के लिए सारी देशों में चर्चा का केंद्र बन गए, कि भारत में विरोध मोदी जी इस तरीके से दबा रहे हैं। अब मुझे बताइए, राम मंदिर बनने का जितना लोगों को वो था, लेकिन लोग अब कोर इश्यूज जो है उस पर आ चुके हैं, और कोर इश्यूज पर मोदी जी की बातें रिजल्ट नहीं दे रही। अभी भारत को उनका इकोनॉमिक एजेंडा बदलना, एक बैंकरप्ट देश के कगार पे आ गया है, ये मोदी जी छुपाना चाहते हैं। 150 लाख 200 लाख करोड़ कर्जे भी डूब गया। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, बार बार वार्निंग दे रहा है, आप छुपाते जा रहे हैं। एग्रेरियन इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, अब कैसा होगा? भारत के इंटरनल गवर्नेंस की जो इशू है, ये भारत की आत्म सहायता, अभी ये क्या बता रहे हो? मैं एग्री, केमिकल इंडस्ट्री जो बैंकरप्ट होने को जा रही है, चाइना पूरा मार्केट ऑक्युपाई कर लिया, चाइना मार्केट पे मार्केट ऑक्युपाई करते जा रहा है, मोनोपोली क्रिएट करते जा रहा है, और अमेरिका के खिलाफ बातें करते जा रहे हैं। चाइना को कंट्रोल करने में हम फेल हो गए। चाइना ने भारत के इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर दिया, और मोदी जी इस पे बात नहीं कर पाए। मोदी जी एक तरफ कह रहे थे कि उन्होंने हमारी एक सूद भी जमीन नहीं ली, और सुब्रमण्यम स्वामी कहते कि वो 44,000 किलोमीटर जगह खा गए जी। मैं ये सब चीज़ों पे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं देखता हूँ ग्राउंड पर कि 70% माल आजकल चाइना से प्रदीप जी, तो तिवारी साहब, रघुराम राजन क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर मोदीज विकसित भारत, बोले विकसित भारत जो अब 2047 एक हाइप जो क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स अ बिग मिस्टेक, दैट्स व्हाट रघुराम राजन सेड। रघुराम राजन सेड ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ आप एक हवा बना रहे हो, और बेसिक प्रॉब्लम्स है कि हमारे बच्चे जो है हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और हाई स्कूल और स्कूल्स में भी ड्रॉप आउट इतना हाई है, बच्चों का इतना ड्रॉप आउट हाई है, where you have failed, the BJP has failed as a party where governance is concerned। तो रघुराम राजन ने विकसित भारत का मोदी जी के पूरे प्लान को बहुत क्वेश्चन लगा दिया। हाउ डू यू सी दैट तिवारी साहब? नहीं, रघुराम राजन इज द मैच्योर्ड मैन। उनको बोलना है कि एजुकेशन सिस्टम ये यूनिवर्सल होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अभी यूनिवर्सल नहीं रही है, इसलिए पास ड्रॉप आउट्स बहुत हो रहे हैं। दूसरी बात है कि विकसित भारत का पिक्चर आप क्रिएट करोगे तो डिप्राइव्ड लोगों की संख्या जो 70% है उनको और डिप्राइव्ड रखोगे आप, क्योंकि आप तो विकसित हो गए ना। और मोदी भी वैसे ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, 2047 की बात करते, ना मोदी रहेंगे, ना राजू तुम रहोगे, ना मैं रहूँगा 2047 में। मोदी जी बराबर बोल रहे हैं। मोदी जी ये एकदम वो गुजरातिया पैटर्न चला रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर तो एक अच्छा हो गया कि यहाँ के जो अच्छे उद्योग थे वो सारे उठा के उन्होंने गुजरात ले गए, तो यहाँ पर ये एक नया ही विवाद चालू हो गया। यानी साला चुनाव हारने के लिए बीजेपी को एक एक निमित्त मिल गए, और वो कोई इंडस्ट्री गुजरात में जाके लगे भी नहीं। अभी कैसा है, टेक्नोलॉजी आपने आने नहीं दी, आपने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, एटोमाइजेशन नहीं किया। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारत का एक ही कोर इंडस्ट्री है जहां से पैसा आ रहा है, वो है अभी आईटी।
और उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हार्डवेयर में से सॉफ्टवेयर पार्ट पूरा का पूरा चाइना बाय द एंड ऑफ 2024 वो पूरा का पूरा इल्यूमिनेट करने को जा रहा है। यानी मैं बता रहा हूं कि आज जो करोड़ों सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग हैं, हाँ, बैक ऑफिस में रहो या सामने रहो या पीछे रहो, कहीं पे रहो, वो जॉब के लिए नतमस्तक हुए वाले दिखेंगे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, हमारे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट नहीं रहेगी, वहां पर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो खुद ही खुद करते रहेगी। इतना बड़ा थ्रेट है। इन्होंने जो भी चीज अमेरिका ये शब्द से चालू होती है उसको चाइना निगलेक्ट कर रहा है। चाइना ने सब कुछ नया पैटर्न ला लिया है। दुनिया में क्या क्या चल रहा है उनका। अभी भारत हटने को तैयार नहीं, हटने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। एमओयू साइन होके कितने पड़े हुए, कितनी झूठी झूठी बातें हैं, कुछ नहीं हुआ। तो ये एमओयूज पे ये जो कहा जाता है कि अभी 1 लाख करोड़ यहाँ से आए, 2.5 लाख करोड़ वहाँ से आए, एक्चुअली कितने आए सर? अभी डावोस में भी हमारे आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी गए थे और वो बोल रहे थे कि कोई 1.25 लाख करोड़ रुपए के उन्होंने कोई एमओयू साइन किए, उसमें से कितने पैसे आए भारत में सर? कुछ अंदाजा है? देखो, भारत में हम कबूल नहीं करते, लेकिन बहुत डीप रूटेड करप्शन है। ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो गई है मोदी जी की वजह से कि ब्यूरोक्रेटिक हडल की वजह से ये लोग आके चले जाते हैं। इनको क्लियरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ ही लोग हैं जो स्टेक होल्डर रहते हैं ना, जैसी कंपनियां हैं, उनकी तरफ से बात करते। नहीं तो भारत के अंदर ब्यूरोक्रेट जो है वो स्टेक होल्डर को चोर समझते हैं, तो ये चोर समझकर उनसे बर्ताव करते हैं। तो जी एक नितिन गडकरी, दैट कल्चर इज नॉट चेंज्ड। वो कल्चर चेंज नहीं हुआ सर? नहीं, एक नितिन गडकरी ने, भाई स्टेक होल्डर ये मेरा साथी है, ऐसा कल्चर डेवलप किया था और उनको प्रोटेक्ट बहुत किया। और नितिन गडकरी ने उनसे काम भी करवा लिए। नितिन गडकरी में दम है थोड़ा कि ये स्टेक होल्डर को चोर मत समझो, उससे लौटो। तो मतलब एग्रीकल्चर में उससे काम नहीं किया, उसको रास्ते के लिए बना दिए। वो बेचारा टोल वोल में पार्टनरशिप करके थोड़ा बहुत खाते रहता, उधर ही वो खुद की वो करते रहता। हाँ, उनके बच्चों के हो गए 10-10, 15-15 हजार करोड़ के कोई बिजनेस, उसमें खुश है वो। हाँ, मोदी जी से भी वो टकराना बंद कर चुका है। हाँ, तो वो, लेकिन उसे काम करने का ढंग है। हाँ, मेरा दोस्त है इसलिए मुझे और अच्छा लगता है कि भाई 50 सालों को काम करवाओ और सब कराओ, वो ठीक है। लेकिन मोदी जी ने उनको यूटिलाइज कहाँ किया? हरदम मोदी जी को ये लगता है कि, आज भी लगता है उनको कि मैं 230 सीट आ जाएगी तो कहीं नितिन गडकरी के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे तरीके लोग सपोर्ट तो नहीं दे देंगे। तो नितिन गडकरी क्या बोलते उसको, प्राइम मिनिस्टर इन पाइपलाइन है, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ऑल द टाइम। अरे यार, वो ये पाइपलाइन में है, ये पाइपलाइन में है, प्राइम मिनिस्टर इन पाइपलाइन। पाइपलाइन। हाँ, और मेरी एक और प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग में बताता हूँ, राहुल गांधी है। राजीव जी बहुत अच्छे हंसी तुम्हारे, ये पाइपलाइन में रहेंगे ये लोग, क्योंकि 2%, 5% वाले पाइपलाइन में रहते। मोदी जी में एक था कि उन्होंने करप्शन डायरेक्ट किया नहीं करके मोदी जी को आज भी सहानुभूति है। लेकिन लोग है ना, चारित्र को देख के ज्यादा दिन तक वो नहीं रहते। करप्ट लोग भी चुनाव जीत के आते। इसके लिए लोगों को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट बराबर जहां मिले हैं, जहां थोड़ा सा परिवर्तन आया है, वहां मोदी जी को वोटिंग होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन महाराष्ट्र तरीके जगह जहां इन्होंने अपना ओरिजिनल कल्चर बता दिया, जैसे ठाकरे की पूरी पार्टी को जमीन दोस्त कर दिया, वो शरद पवार जी के तो घर के पूरे फोड़ फाड़ के ले गए, झगड़े हो गए। तो पार्टियां तोड़ने से इनको आया मजा अच्छा, लेकिन क्या है, लोगों को नागवार गुजरा। अब लोगों को क्या नागवार गुजरेगा मालूम नहीं। Thank you so much, sir. Kishore Tiwari ji, always a pleasure talking to you. Really and truly wonderful. Today is the first day, by the way, that Kishore Tiwari ji has been on the show and we have not talked about
the agrarian crisis. We will leave that for the next show. अगले शो में बात करेंगे, because that, by the way, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, वो असली विषय वो है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लीडर आते हैं, लीडर जाते हैं साहब। राजू जी, ओनली द फार्मर्स रिमेन, याद रख लीजिए। राजू ओनली जी। किसान रहते हैं परमानेंटली। जी सर, आप कुछ राजू बोलने वाले थे। राजू जी, एक बात ऐड करूं? बोलिए सर प्लीज। नहीं, अपोजिशन वोट मांगने को जा रहे तब वो बात कर रहे, ना तो बीजेपी वाले वोट मांगने को जा रहे जी। तो बात कर रहे। लेकिन मैंने कांग्रेस को मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिख के दिया है, वो गारंटी देने वाले हैं, जिसमें किसानों को गारंटी है। तो अब कांग्रेस को सीरियसली लोगों ने लेना चाहिए और राहुल गांधी के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। चलो, हमारी नमस्कार। शुभकामनाएं आपके साथ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, नमस्कार। That was it. This is really is the first time that I haven't spoken about the agrarian crisis. He gave a faint reference of the soya bean Yes, crops, that's northern That's Mara Khandesh and Marathwada. And Marathwada, where he said 80% or 70 to 80% of the farmers are soybean farmers. Yes, yes. And they grow pulses and other things, which is quite true, by the way. What he didn't say was that the sugarcane lobby has destroyed the entire soil and the water table in both these areas. We'll of course talk about that at some other point of time whenever Mr. Kishore Tiwari comes back, and whenever we get our friend Dr. Rajinder Singh, the waterman, Yes. on the show, and I think we really need him right now, because you know what, people don't realize it. चलते चलते कल इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। मुंबई is going to be facing a huge water crisis. आज की तारीख में हमारी जो लेक्स हैं वो 35 से 40% पर हैं आज अभी, और इस बार मानसून लेट है साहब। इस बार बारिशें ज़रा लेट आएंगी, देर से आएंगी, यानी हो सकता है जुलाई तक आएँ। तो आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बिगिनिंग यानी 3.5 महीने के करीब इसी पानी के साथ जीना है। कैसे जिएंगे मुझे मालूम नहीं है। We'll have to look for solutions. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को नमस्कार। With the news कि संजय सिंह जी तिहाड़ जेल के बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया और ये कहा कि जश्न का वक्त नहीं है, संघर्ष का वक्त है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता जो हैं अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो संघर्ष के लिए तैयार रहिए, जश्न मत मनाइए, ऐसा संजय सिंह जी ने कहा। But this order gives a lot of relief, where एक से एक हम लोग देख रहे थे कि we think that democracy was being throttled, and it's not that opposition political parties leaders say that, but we ourselves as political observers were feeling the throttling of democracy. This is bringing a whiff of fresh air. I hope. And light at the end of the tunnel. I hope Mr. Kejriwal also gets bail. I hope. The order has been reserved by the High Court. I don't think it's coming out today. At least not come out so far. Let's see what happens. Because एक बार जैसा कि आप जानते हैं हाई कोर्ट में अगर ऑर्डर रिजर्व हो जाता है, there is no time limit. वो मतलब कल भी आ सकता है, परसों भी, एक हफ्ते बाद भी, depends on how long the honorable judge takes to write the order. And it has to be a very reasoned order. Whatever be the order, I hope it will be something which the whole country will welcome. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप लोग चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपने घंटी भी सुन ली है तो घंटी के ऊपर ज़रा क्लिक भी कर दें। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम आपके साथ हाजिर होंगे कल। टुमारो वी विल टेक योर कमेंट्स। कल तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव। Har Har Mahadev.